Good morning class. Today we will continue rest topic of nephritis. Yesterday I had taught you about the definition, causes and types, and today start from the pathophysiology. तो आज हम लोग देखेंगे नेफ्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें डील करेंगे. सो फर्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी. Damage to glomeruli may occur secondary to deposition of immune or non-immune materials or direct immune attack of components of glomerular structure. जब मैं टाइप्स आप लोगों को पढ़ा रही थी नेफ्राइटिस का, तो उस टाइम पे मैंने अलग अलग टाइप्स के नेफ्राइटिस के बारे में आपको बताया था. पायलोनेफ्राइटिस, उसके बाद मैंने इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बताया था, आईजीए एंटीबॉडी हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, है ना. तो जितने अलग अलग टाइप्स के नेफ्राइटिस हैं, तो सभी के जो कॉज है वो थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो क्या क्या रीजंस हो सकता है, तो सबसे स्टार्टिंग क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा था एक्यूट नेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट इंजरी हो रही थी. तो सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, डैमेज टू ग्लोमेरुलाई, यानी कि सबसे पहले ग्लोमेरुल्स जो हैं वो इंजर्ड हो सकते हैं किसी भी रीज़न से. लोअर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, किडनी से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, या कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करने के टाइम पे किसी भी तरह से किडनी या ग्लोमेरुल्स में इंजरी हुई है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. तो पहली चीज़ क्या हो सकती है, ग्लोमेरुल्स डैमेज हो सकते हैं. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, सेकेंडरी, डिपोजिशन ऑफ इम्यून और नॉन इम्यून मटेरियल्स. मैंने एक जो टाइप बताया था आपको नेफ्राइटिस का, जिसमें कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो ए रहते हैं वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, एबनॉर्मली क्या करने लगते हैं, जो किडनी है वहाँ पे वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और अपने ही किडनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. तो वो हो गया डिपोजिशन ऑफ इम्यून मटेरियल. नॉन इम्यून मटेरियल जैसे कि डायबिटिक वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी नेफ्राइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. डायबिटीज़ में क्या होता है, जो नॉन इम्यून मटेरियल यानी कि ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है. एक टर्म है डायबिटिक नेफ्रोपैथी. डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने से जो हमारे नेफ्रॉन्स है वो डैमेज होने लगते हैं. कल ही मैंने बताया था किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर पैथी है, पैथी दैट मीन्स वो पर्टिकुलर चीज़ को डैमेज कर रहा है. अगर न्यूरोपैथी है तो न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा है, नेफ्रोपैथी है तो नेफ्रॉन को डैमेज कर रहा है, रेटिनोपैथी है तो रेटिना डैमेज हो रही है. तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब क्या है कि ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे जो किडनीज रहते हैं, किडनी जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज होने लगते हैं. तो यहाँ पे जो डिपोजिशन ऑफ नॉन इम्यून मटेरियल का मतलब यहाँ पे प्रोटीन हो सकता है. नेक्स्ट, डायरेक्ट इम्यून अटैक ऑफ कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ऑलरेडी एक मैंने टाइप्स पढ़ा दिया आपको, ल्यूपस नेफ्राइटिस. ल्यूपस नेफ्राइटिस में क्या होता है, ल्यूपस इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़. ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यानी कि इसमें हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट बॉडी ही एंटीबॉडी बनाने लगती है और हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है. ल्यूपस नेफ्राइटिस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो बॉडी है उसमें खुद ही हमारे किडनी सेल्स के लिए एंटीबॉडी रेडी होने लगते हैं और वो हमारे किडनी सेल्स को, किडनी के स्ट्रक्चर्स को, ग्लोमेरुल्स को, नेफ्रॉन्स को, सभी को डैमेज करने लगती है. तो ये 4 रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट, डैमेज टू ग्लोमेरुलाई. सेकंड, डिपोजिशन ऑफ इम्यून और नॉन इम्यून मटेरियल. थर्ड, डायरेक्ट इम्यून अटैक ऑफ कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, अब ये इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है. अब इसके बाद क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुल्स है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है जो किडनी में, वहाँ पे क्या होने लगता है, बहुत सारा डिपोजिशन होने लगता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का. बहुत सारे जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं या नॉन इम्यून मटेरियल्स रहते हैं उनका डिपोजिशन, यानी कि वो वहाँ पे कलेक्ट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं. इसके बाद क्या होता है, लीड टू फिक्सिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो कि क्या लीड करता है, कॉम्प्लीमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, व्हाट इज़ प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स है ये किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने से पहले का रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हमको वार्मनेस फील होगा, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, या हमको कोल्ड फील हो सकता है, डिपेंड करता है ये पर्सन टू पर्सन और डिसीज़ टू डिसीज़। तो प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने से पहले जो हमारी जो बॉडी है वो इन्फ्लामेशन के लिए कुछ रिस्पॉन्सेस देती है, जैसे कि मैंने बताया वार्मनेस हो सकता है, टच पे थोड़ा सा वहाँ पे पेन फील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो जैसे जैसे किडनी में ये जो नॉन इम्यून और इम्यून मटेरियल्स हैं जैसे जैसे कलेक्ट होने लगते हैं, क्या होने लगता है, कॉम्प्लीमेंट एंड एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन एक्शन विच इनहेंस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड फैगोसाइट सेल्स टू क्लियर द माइक्रोब्स। जैस प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यानी कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिव होने से पहले ही क्या होने लगता है, जितने भी फैगोसाइट्स हैं और जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होने लगते हैं, रेडी होने लगते हैं। किस चीज़ के लिए, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जितने भी डेड सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही इम्यून और नॉन इम्यून मटेरियल का डिपोजिशन यानी कि कलेक्शन हो रहा है किडनीज में, तो सेम टाइम पे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जो फैगोसाइट्स हैं एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव किस लिए हो जाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, जितने भी डेड सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, सभी को वो इंगल्फ कर सकें और डैमेज कर सकें। ये इस चीज़ के होने के बाद ही हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये हो गया ये 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट इम्यून अटैक डिपोजिशन ऑफ नॉन इम्यून मटेरियल कैन अकर इन डायबिटीज़ मेलाइटस एंड एम्लॉयड। ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का डिपोजिशन हो रहा था, जैसे कि अभी जो हमने सेकंड पॉइंट में देखा था डिपोजिशन ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यानी कि डिफेक्टिव एंटीबॉडी ही डिपोजिट हो रही है, उसकी जगह पे डायबिटीज़ मेलाइटस और अगर हम एम्लॉयड के केस में देखें तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का भी डिपोजिशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को डायबिटिक हुआ है उसकी वजह से नेफ्राइटिस हुआ है, या पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसीज़ है उसकी वजह से नेफ्राइटिस हुआ है। तीसरा केस क्या हो सकता है, डायरेक्ट इम्यून अटैक। तीसरी चीज़ ये हो सकती है डायरेक्ट इम्यून अटैक इन केस ऑफ एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़। इसमें क्या होता है, इस डिसीज़ में जो बॉडी है वो ग्लोमेरुल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी रेडी करती है और ग्लोमेरुल्स को अपनी ही सेल्फ की बॉडी ही डैमेज करना, डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो डिपेंड करता है कि डिपोजिशन कौन सा हो रहा है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ होने की वजह से नेफ्राइटिस हुआ है तो मैक्सिमम जो चांसेस रहते हैं कि ग्लोमेरुल्स में किसका डिपोजिशन हो रहा है, प्रोटीन मटेरियल्स का। अगर किसी तरह के ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से हो रहा है, जैसे कि ल्यूपस नेफ्राइटिस का केस है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़ है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कलेक्शन किस चीज़ का मिलेगा, डिपोजिशन किस चीज़ का मिलेगा, इफ डिफेक्टिव इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडी। नेक्स्ट, अब ये सारे चीज़ें होने के बाद क्या हो रहा है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टेड टू प्रोटीन ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इनिशिएट अ प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब सारी एंटीबॉडीज़ हमारी वहाँ पे पहुँच गई है और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। दिस टाइप ऑफ डिसीज़ प्रोसेस में ऑल्सो बी सीन इन स्मॉल वेसल्स वस्कुलाइटिस। नेक्स्ट हम केस देखते हैं वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस यानी कि जो वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो गया है। जो किडनी की जो वेसल्स हैं इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इम्यूनोग्लोबिन्स आर डायरेक्टेड टू एंटीजन और एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरी टफ्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो क्या करते हैं, एंटीजन्स की तरफ
डायरेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि एंटीजन को वो टारगेट करते हैं ऑन द एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी टफ्ट, जहाँ पे कि कैपिलरीज का गुच्छा, टफ्ट यानी कि बंच हम बोल सकते हैं, गुच्छा बना होता है, और क्या करते हैं वो ग्लोमेरुलाई को डैमेज करना शुरू कर देते हैं इन द हिस्टोलॉजिकल पैटर्न, यानी कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो ग्लोमेरुल्स है वो डैमेज होने लगता है। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्राइटिस। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फीचर। सबसे फर्स्ट फीचर है इसमें हम देखेंगे ब्लड इन यूरिन, दैट इज कॉल्ड हिमेचूरिया। पेशेंट के जो ब्लड में आपको यूरिन में ब्लड दिखेगा, यानी कि यूरिन का कलर रेड हो सकता है, ब्राइट रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, कोका कलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के यूरिन में ब्लड का अमाउंट कितना है। स्मोकी भी हो सकता है, क्लाउडी अपीयरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, इसकी जो आइज़ के नीचे का जो पोर्शन है ये बिल्कुल स्वेल्ड हो गया है। सो दिस इज द पेरी ऑर्बिटल एडिमा। इट में ए कंपनी और प्रिसीड द हिमेचूरिया। मैक्सिमम जो केसेस होते हैं हिमेचूरिया में, उसमें आपको पेरी ऑर्बिटल एडिमा दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज़ फीवर। पेशेंट को फीवर रहेगा। क्यों फीवर रहेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में प्रेजेंट है। हाइपरटेंशन, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि किडनी है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर का रिटेंशन हो रहा है। इसीलिए एडिमा भी है। नेक्स्ट वन इज़ ओलिगूरिया। प्रोडक्शन ऑफ ए सब नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ओलिगूरिया यहाँ पे क्यों हो रहा है? ओलिगूरिया और हाइपरटेंशन दोनों चीज़ें आपको एक साथ समझ में आ जाएगी। कैसे? यूरिन ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से नहीं निकल रहा है, इस वजह से बॉडी में क्योंकि वाटर का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा है। किस लिए? क्योंकि यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। अगर यूरिन सही तरीके से एक्सक्रीट होगा तो बॉडी में वाटर का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी में वाटर का अमाउंट बढ़ गया है, यानी कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। क्योंकि सोडियम क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो वाटर है उनको रिटेन करके रखता है, सस्टेन करके रखता है, रोकता है। इसकी वजह से एडिमा भी हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यूरिन का अमाउंट कम एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन, यानी कि ओलिगूरिया। अगर ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होता है तो हम उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। बिल्कुल भी अगर यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो रहा है बॉडी से तो हम उसको एन्यूरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओलिगूरिया हो रहा है, यानी कि कम अमाउंट में यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है बॉडी से। नेक्स्ट वन इज़ फ्लूइड ओवरलोडेड। फ्लूइड ओवरलोडेड क्यों यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोडेड हो रहा है? ऑलरेडी यहाँ पे पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, एडिमा हो गया है, एसाइटिस हो गया है, होल बॉडी में फ्लूइड भर गया है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि इसके शरीर में पानी भर गया है, तो वो एसाइटिस होता है, यानी कि उसके होल बॉडी में क्या हो गया है, वाटर रिटेन्ड हो गया है। एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर। जो हमारी जुगुलर वेंस होती है, जो नेक के पास जो जुगुलर वेंस होती है, उसका जो प्रेशर रहता है, उसके वेंस के अंदर का जो प्रेशर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा बॉडी में वाटर का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस और जो राइट वेंट्रिकल है, और कम्प्लीटली हम हार्ट बोल सकते हैं, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट वन इज़ प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरल इफ्यूज़न के केसेस क्यों देखने को मिलेंगे? पूरे बॉडी में वाटर रिटेन हो गया है तो वो वाटर लंग्स में भी जा सकता है, एंड विच लीड्स टू प्लूरल इफ्यूज़न। नेक्स्ट वन इज सेरिब्रल सिम्टम्स विच कंसिस्ट मेनली ऑफ हेडेक, ड्राउजीनेस, कन्वर्जन, वॉमिटिंग अकर्स इन कनेक्शन विथ हाइपरटेंशन। पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है क्योंकि बॉडी में वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है ड्यू टू इंक्रीज सोडियम लेवल, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस, कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन आ सकता है, कन्वर्जन सबको पता है। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस में मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे से लिखने के लिए बने, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में सेम हमको वही चीज़ पेशेंट से पूछना है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, क्या आपको इससे पहले यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है, क्या किडनी से रिलेटेड आपको कोई सर्जरी हुई है, तो ये सारी चीज़ें पूछनी है। क्या आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, या आपको किसी तरह का ऑटो इम्यून डिसीज़ है,
तो ये सारी चीज़ें हमको पूछनी है कि आपको डायबिटीज़ है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सेम हमको पेरी ऑर्बिटल एडिमा चेक करना है, यूरिन का कलर चेक करना है, जुगुलर वेन का प्रेशर चेक करना है, उसके साथ साथ ही फीवर देखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इज इनिशियल ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले हम सीबीसी परफॉर्म करते हैं पेशेंट का, हमको हीमोग्लोबिन लेवल कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि जो ब्लड है वो यूरिन के थ्रू आउट हो रहा है बॉडी से, तो ब्लड का लेवल ऑलरेडी कम मिलेगा। नेक्स्ट वन इज अलॉन्ग विद बर्न एंड क्रिएटिनिन टू अलाउ द एस्टिमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN, दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल विल एग्जिबिट अ डिग्री ऑफ रीनल कॉम्प्रोमाइज। बुन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो पोटेशियम का लेवल है वो कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि सोडियम का लेवल ज़्यादा है और सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ा है तो पोटेशियम कम होगा, और पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है दैट मीन्स सोडियम का लेवल कम है। तो क्या क्या चीज़ें हमको ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगी। सबसे पहला पेशेंट एनीमिक हो गया है, दूसरा पोटेशियम का लेवल कितना कम है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में कितना बढ़ गया है। नेक्स्ट वन इज़ यूरिन एनालिसिस। इसमें हम RBC टेस्ट करते हैं, प्रोटीन यूरिया चेक करते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक वाला है तो उसमें क्या होने लगेगा, प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में यूरिन से एक्सक्रीट होने लगेगा। स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट, दिस टेस्ट इंक्लूड मेनी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस दैट आर सेंसिटिव फॉर द स्क्रीनिंग बट नॉट क्वांटिटेटिव सच एज DNase, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंड हाइलोयूरोनिडेस एंड द एंटी-स्ट्रेप्टोलाइसिन। तो ये जो स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट है मेनली हम कब करते हैं, जब पेशेंट को ल्यूपस नेफ्राइटिस है या किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसीज़ होने की वजह से नेफ्राइटिस हुआ है। ब्लड एंड टिश्यू कल्चर, पेशेंट को फीवर है ना, किसी भी तरह का उसको इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी चल रही है, या पेशेंट का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी लो है जैसे कि HIV हो गया है ना, और पेशेंट किसी भी तरह के ड्रग्स ले रहा है, नारकोटिक ड्रग्स ले रहा है जैसे कि कैफीन, अफीम, जो कि उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, तो इस केस में हम ब्लड टेस्ट एंड टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं। इमेजिंग टेस्ट में CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें जो सभी में आप लोग सेम पढ़ते हैं वही है। इसमें हम ऑर्गन का व्यू लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो डिफेक्टिव है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। किडनी बायोप्सी, बायोप्सी में हम क्या करते हैं, एक निडल से हम कुछ जो स्मॉल पीस किसी भी हम पर्टिकुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको पैथोलॉजी के टेस्ट के लिए सेंड करते हैं, ये देखने की किसी भी तरह का ट्यूमर या कोई भी और पैथोलॉजिकल डिफेक्ट या डिसीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, किडनी फेलियर होगा, एक्यूट किडनी फेलियर जो बाद में क्रॉनिक किडनी फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, किडनी का फंक्शन डे बाय डे लॉस होता जा रहा है। पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो प्रोटीन है वो एक्सेस अमाउंट में यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटीनूरिया। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट को फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई डिग्री यहाँ पे फीवर आ रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रिएक्सोन, सोडियम। नेक्स्ट डायरेटिक्स यहाँ पे क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि पेशेंट को ओलिगोरिया यानी कि उसके बॉडी से यूरिन का प्रॉपर अमाउंट एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या देंगे, डायरेटिक्स देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेसिक्स, उसकी वजह से क्या होगा, उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा मतलब बॉडी में वाटर का रिटेंशन उतना धीरे धीरे कम हो रहा है और नॉर्मल की तरफ आ रहा है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो हम पेशेंट को देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम का लेवल इंक्रीज होने की वजह से वाटर रिटेंड हो गया है बॉडी में और पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर, इसलिए उस चीज़ को रिलीव करने के लिए हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। फॉर एग्जाम्पल AC इनिबिटर, फॉर एग्जाम्पल टेलमिसार्टन, कैप्टोप्रिल्स।
इसमें दो हम ड्रग्स देते हैं, पहला AC इनहिबिटर है और दूसरा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट, लो सोडियम डाइट। ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में यहाँ पे सोडियम का लेवल इंक्रीज है, तो हम पेशेंट को लो सोडियम डाइट देंगे। डायलिसिस if your kidney function is slightly impaired due to infection, you may require dialysis, and it is a process in which a special machine act like artificial kidney. डायलिसिस में क्या होता है, जो हमारे नॉर्मली जो हमारी किडनी जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, डायलिसिस के थ्रू हम उस फंक्शन को परफॉर्म करने में, बॉडी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं पेशेंट की। तो ये एक तरह से ये आर्टिफिशियल किडनी हम इसको कह सकते हैं। इट मे बी टेम्पोरेली नेसेसिटी, यानी कि ये टेम्पोरेरी कुछ समय के लिए किया जाता है, डिपेंड करता है कि किडनी कितनी ज़्यादा डैमेज है। नेक्स्ट वन इज़ नर्सिंग असेसमेंट। फर्स्ट इसमें हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का वेट चेक करना है, यूरिन इनपुट आउटपुट चेक करना है, वाइटल्स चेक करने हैं, ब्रीथ साउंड देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि पूरे बॉडी में उसका क्या हो गया, वाटर रिटेंड हो गया है, तो लंग्स में जो साउंड है वो भी हमको नॉर्मल नहीं सुनाई देंगे। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट वन इज इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। सेकेंड, अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी और इरिटेशन सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न इम्पेयर्ड हो गया। इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ था, पहले हुआ था किडनी में, लेकिन उसकी वजह से एडिमा हो गया, एसाइटिस हो गया, जो लंग्स है उनमें वाटर का कलेक्शन हो गया, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ब्रीदिंग इनइफेक्टिव हो गई है। अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी और इरिटेशन सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। यूरिनरी एलिमिनेशन अल्टर्ड हो गया, यानी कि यूरिन जितने अमाउंट में बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, यहाँ पे फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का रिटेंशन हो रहा है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज इन द इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस। नेक्स्ट वन इज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। नेक्स्ट, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड पर्ट्यूसिस। एडिमा यहाँ पे हो गया है, जिसकी वजह से जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो गई है। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इनइफेक्टिवनेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। पेशेंट को हाइपरथर्मिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो थर्मोरेगुलेशन जो हो रहा है बॉडी में वो डिस्टर्ब हो गया है। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग इंटरवेंशन। कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन है इसका। सबसे पहले हमको पेशेंट को रेस्ट के लिए एडवाइस करना है, उसके रेस्ट को प्रमोट करना है। बेड रेस्ट शुड बी मेंटेन अंटिल एक्यूट सिम्टम एंड हिमेचूरिया डिसअपियर। जब तक कि पेशेंट के जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो डिसअपियर नहीं हो जाते, स्पेशली हिमेचूरिया, तब तक हमको क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए एडवाइस करना है, इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करना है। यूरिन आउटपुट और उसका वेट हमको डेली चेक करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया जितना ज़्यादा यूरिन आउटपुट मिलेगा मतलब एडिमा उतना क्या हो रहा है, रिलीफ होता जा रहा है, उतना ज़्यादा बॉडी में वाटर का रिटेंशन कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर पेशेंट का मॉनिटर करना है। यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक मेज़र करना है, यानी कि यूरिन का कलर अब कैसा है, नॉर्मल पेल येलो कलर आने लगा है, उसका यूरिन का जो कलर है या अभी भी रेड है। यूरिन का स्मेल कैसा है, उसमें हिमेचूरिया जो है वो अब किस लेवल तक कम हो चुका है। तो ये सारा है नर्सिंग इंटरवेंशन है जो हमको नेफ्राइटिस वाले पेशेंट में करना है। इसके अलावा कुछ और भी नर्सिंग इंटरवेंशन है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, हमको वाइटल्स रूटीनली चेक करना है पेशेंट का। तो ये सारी चीज़ें हैं हमको देखनी है। साथ ही साथ सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, जैसे कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ होने की वजह से नेफ्राइटिस हुआ है तो हमको डायबिटीज़ को भी ट्रीट करना है। अगर हाइपरटेंशन होने की वजह से हुआ है तो हमको उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना है। साथ ही साथ हमको उसका जो डाइट है वो भी क्या कर रखना है, लो सोडियम डाइट रखना है।